हेलो गाइस, सो हम एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे फ्रॉम द बुक एच.सी. वर्मा एंड द चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स, चैप्टर 10 जो कि एच.सी. वर्मा बुक से। और हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 39 तक डिस्कस कर लिया था गाइस। तो ये उसके बाद के 3 प्रॉब्लम्स हैं, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 40, 41 एंड 42। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द प्रॉब्लम नंबर 40 और ये क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, दैट इज अ यूनिफॉर्म मीटर स्टिक ऑफ 200 ग्राम is suspended from the ceiling through 2 vertical strings of equal lengths fixed at the end। एक हमारे पास यूनिफॉर्म मीटर स्टिक है जिसको सस्पेंड किया गया सीलिंग से। तो सबसे पहले मैं डायग्राम ऐसे बना लेता हूँ। दिस इज़ बेसिकली दैट सीलिंग और ये हमारे पास सपोज करो ये मीटर स्टिक है लाइक दिस और इसके एंड से ऐसे सस्पेंड किया गया है लाइक दिस। तो ये मीटर स्टिक है तो ऑब्वियसली जो इसकी लेंथ होगी दैट इज़ 1 मीटर और इसकी जो मास है दैट इज़ 200 ग्राम। तो वो सेंटर ऑफ मास पे ऐसे लगेगा नीचे 200 ग्राम, 200 ग्राम्स है। तो जी लिख रहा हूँ मैं, मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज फोर्स होगा ग्रेविटी फोर्स, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। एंड इक्वल लेंथ्स है फिक्स्ड एट द एंड्स। तो ये जो वर्टिकल स्ट्रिंग्स है ये इनकी लेंथ इक्वल है, ये एल है तो ये भी एल है। कह रहा है स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 ग्राम्स इज प्लेस्ड ऑन द स्टिक एट अ डिस्टेंस 70 सेंटीमीटर्स बेसिकली फ्रॉम द लेफ्ट एंड, मतलब लेफ्ट एंड से 70 सेंटीमीटर्स। 70 सेंटीमीटर्स इज व्हाट 0.7 मीटर्स। तो जो इसका सेंटर है वो 0.5 मीटर्स होगा लेफ्ट एंड या राइट एंड से। तो यहाँ से अगर लेफ्ट एंड से 0.7 लेंगे हम तो इसके ऑब्वियसली आगे यहाँ पे कुछ आएगा ये ऐसा। तो ये 0.7 मीटर्स होगा। यहाँ पे 20 ग्राम्स वाली मास ऐसे रखी हुई है ऐसे। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 20 ग्राम्स ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। कह रहा फाइंड द टेंशंस इन द 2 स्ट्रिंग्स। 20 ग्राम है तो इसकी भी जो फोर्स होगी वैसे नीचे होगी 20 ग्राम्स एंड मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये 2 फोर्सेस होंगी जो नीचे की डायरेक्शन में लगेंगी बिकॉज ऑफ दी फोर्स ऑफ ग्रेविटी गाइज। तो सबसे पहले तो सोचने वाली बात यह है कि टेंशंस इन दोनों स्ट्रिंग्स में इक्वल होगी या डिफरेंट होगी। सबसे पहले आप भूल जाओ इस 20 ग्राम्स मास के बारे में। अगर ये 20 ग्राम्स मास नहीं होता तो क्या ये टेंशंस दोनों स्ट्रिंग्स में सेम होती? वेल ऑब्वियसली येस, सेम होती बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि 200 ग्राम्स जस्ट सेंटर पे लग रहा है विच इज सिमेट्रिकल। तो ये T1 एंड T2 सेम होता क्योंकि सभी तरीके से सिमेट्री वहाँ पे दिख रही है हमें। ये जो मीटर स्टिक है उसके भी बिल्कुल एंड्स पे कनेक्टेड किया गया है और इन दोनों लेंथ्स ऑफ स्ट्रिंग भी इक्वल है, मतलब दोनों स्ट्रिंग्स की लेंथ भी इक्वल है। बट ये 20 ग्राम्स मास जो हमने 0.7 मीटर्स पे रख दिया है ये पूरी पिक्चर को भी चेंज कर दिया है और शायद इसलिए एच.सी. वर्मा सर ने यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन को ऐसे अलग तरीके से थोड़ा डाला है कि आपको थोड़ा समझ में आए कि टेंशंस कैसे चेंज होती है स्ट्रिंग्स में। तो दैट्स वाई उन्होंने 0.7 मीटर्स पे जैसे ही 20 ग्राम्स वाला मास रख दिया, टेंशंस की कहानी बिल्कुल चेंज हो गई। दोनों स्ट्रिंग्स पे भी टेंशंस डिफरेंट होगी। तो हम इस पे अगर T1 लेते हैं टेंशन तो इस पे हमें T2 लेना पड़ेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया गाइस। हमें बस ये समझना था कि टेंशंस डिफरेंट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस 20 ग्राम्स मास जो कि 0.7 मीटर्स पे रख दिया गया है। यहाँ से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो फोर्स बैलेंस देन टॉर्क बैलेंस, बिकॉज ये रोटेट नहीं कर रही है सिस्टम। जो मीटर स्टिक है रोटेट नहीं कर रही है तो टॉर्क बैलेंस कर देना और जो फोर्सेस हैं उसको बैलेंस कर देना। तो सबसे पहले हम फोर्स बैलेंस लिखते हैं गाइस। फोर्स बैलेंस सबसे पहले अगर लिखूँ मैं तो ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स है T1 प्लस ऑफ T2 दैट इज इक्वल्स टू नीचे के डायरेक्शन में जो फोर्स है वो 200 ग्राम्स है। तो 200 अपॉन 1000 दिस मच kg मल्टीप्लाइड बाई g, दिस मच kg बेसिकली मल्टीप्लाइड बाई g एंड 20 अपॉन 1000 दिस मच kg मल्टीप्लाइड बाई g। ये हमारे पास होगा कुछ इस तरीके से। यही 4 फोर्सेस हैं जो लग रही है सिस्टम पे। तो T1 प्लस ऑफ T2 अगर आप देखोगे तो दिस इज़ व्हाट 0.2 प्लस 0.02 g। अगर मैं g को कॉमन ले लूँ तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 0.22 g। ये आ गया हमारे पास T1 प्लस ऑफ T2 गाइस। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी आर हैविंग। इसके बाद अगर मैं टॉर्क बैलेंस करूँ लाइक दिस तो हमारे पास मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लोगे तो वो जीरो ही होगी बिकॉज पूरी सिस्टम ही रोटेट नहीं कर रही है। तो यहाँ इसके इस पॉइंट के अबाउट में अगर लूँ, राइट हैंड के अबाउट लूँ, मतलब जो राइट एंड है उसके अबाउट लूँ तो इस T1 का टॉर्क तो ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज ये उस राइट एंड से ही पास हो रहा है। दैट्स वाई T1 की टॉर्क जो है ज़ीरो हो जाएगी। बची T2 का टॉर्क। तो देखो T2 मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस इज़ 1 मीटर्स इस पॉइंट से। उसका डायरेक्शन किधर है? उसका डायरेक्शन ऐसे राइट में है गाइस, ऐसे राइट में है उसका डायरेक्शन। जो T2 टॉर्क का डायरेक्शन है वो ऐसे राइट में रोटेट करेगा, जबकि 200 ग्राम्स एंड 20 ग्राम्स का उल्टा है, ऐसा ऑपोजिट ऐसे रोटेट करेगा वो। तो इसलिए T2 मल्टीप्लाइड बाई 1 एक तरफ लिखूंगा मैं एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क। इन दोनों फोर्सेस का टॉर्क मतलब क्या? 200 अपॉन 1000 g
मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना है यहाँ से 0.5 प्लस 20 ग्राम्स वाला टॉर्क है 20/1000 g मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस कितना है, दिस इज 0.7 तो ऑब्वियसली दिस इज व्हाट 0.3 बिकॉज ओवरऑल दिस इज 1 मीटर्स सो 0.3। तो ये हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन आ गई। यहाँ से T2 निकल जाएगा, उसको निकालने के बाद आप T1 में जैसे ही उसको सब्सटीट्यूट करोगे विल गेट T1 फ्रॉम देयर। सो सबसे पहले हम T2 निकालते हैं। सो T2 इज इक्वल टू व्हाट गाइज, दिस इज 0.2 g मल्टीप्लाइड बाई 0.5 प्लस दिस इज 0.02 g मल्टीप्लाइड बाई 0.3। ये हमारे पास T2 होगा। आप यहाँ पे g की वैल्यू जैसे ही 9.81 न्यूटन्स पुट करोगे और इसको जस्ट मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करोगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ T2 एज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.04 न्यूटन। दिस यू विल गेट। जस्ट आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है, g की वैल्यू 9.81 न्यूटन्स रख लेना, बिकॉज कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि आपको 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। दिस इज नॉट न्यूटन बेसिकली, दिस इज मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर गाइज। दिस इज नॉट फोर्स, दिस इज एक्सेलरेशन एंड T2 1.04 न्यूटन्स हो जाएगी। तो वहाँ से आप T1 निकाल सकते हो बिकॉज यू ऑलरेडी गेट T2। सो T2 जो लेफ्ट हैंड पे है दैट इज़ 1.04 न्यूटन। अब इसको आप जैसे यहाँ पे पुट करोगे T2 एज 1.04, तो यहाँ से आप T1 इजीली निकाल सकते हो, दैट इज़ 1.12 न्यूटन गाइज। ये दिस एंड दिस आर दी आंसर्स। यहाँ पे भी g की वैल्यू 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेनी पड़ेगी आपको। तो ये दोनों बेसिकली एक अप्रॉक्सीमेशन है, अ वेरी गुड वन, अच्छी अप्रॉक्सीमेशन है। आप निकालोगे तो इसके आसपास आएगा, तो आपको थोड़ा अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा। उसके करने के बाद 1.04 न्यूटन्स एंड 1.12 न्यूटन्स आएगा इस। तो ये जस्ट आंसर था इस क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, कुछ ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन में, जस्ट मैथमेटिक्स है। बट यहाँ पे एक चीज़ गेन करने वाली ये है, जो ध्यान देने वाली है, वो ये है कि आपको एक 20 ग्राम्स मास जब दे दिया गया 0.7 मीटर्स पे, तो उस मास ने एक ऐसे टेंशन दोनों ही स्ट्रिंग में चेंज कर दी, मतलब एक T1 T2 हो गया, अदरवाइज इक्वल टेंशन होता। तो ये गेन करने वाली पॉइंट थी इस क्वेश्चन से। अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। सो दिस इज बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 41 गाइज, और ये क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से बोल रहा है, दैट इज अ यूनिफॉर्म लैडर ऑफ 10 मीटर्स एंड मास 16 kg। यहाँ से एक अलग टाइप की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई रोटेशनल मैकेनिक्स में, लैडर वाली प्रॉब्लम। तो आगे हो सकता है 3, 4, 5, 6 प्रॉब्लम्स सेम सिमिलर टाइप के होंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइज, जो कि आप ध्यान से देखना। मैं बेसिक्स कवर करता जाऊँगा इस क्वेश्चन में भी। सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एक यूनिफॉर्म लैडर है जिसकी लेंथ 10 मीटर्स है और मास 16 kg है, वो रेस्ट कर रहा है अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 37 डिग्रीज विथ इट। तो सबसे पहले अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये कुछ ऐसा है, और यहाँ से हमारे पास ऐसा लैडर है, रेस्ट कर रहा है वो वर्टिकल वॉल पे, और इसके साथ वो 37 डिग्रीज एंगल बना रहा है वर्टिकली, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में, मेकिंग एन एंगल 37 डिग्रीज विथ इट। इसकी मास जो है वो 16 kg है, और जो लेंथ है, ये पूरी जो लेंथ है दैट इज़ 10 मीटर्स। लेंथ मतलब ये वाली लेंथ गाइज, दिस लेंथ यहाँ तक, दिस वन बेसिकली, दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ 10 मीटर्स, ये गिवन है। तो सबसे पहले 16 kg इस लैडर का जो मास है वो उसके सेंटर पे ही लगेगा, सेंटर ऑफ मास पे। तो यहाँ पे जस्ट वर्टिकली डाउन लगेगा वो 16 g। ये हमारे पास एक फोर्स हो गया। द वर्टिकल वॉल इज़ फ्रिक्शनलेस बट द ग्राउंड इज़ रफ। ये फ्रिक्शनलेस है, तो यहाँ पे μ0 है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। यहाँ पे फ्रिक्शन है, वी आर हैविंग फ्रिक्शन ओवर हियर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन कैसे होगा, तो आगे मैं बताऊँगा अभी। उसके बाद देखो क्या गिवन है कि एन इलेक्ट्रिशियन वेइंग 60 kg क्लाइम्स अप द लैडर। इलेक्ट्रिशियन है, वो यहाँ से लैडर को क्लाइम किया। इफ़ ही स्टेज ऑन द लैडर एट अ पॉइंट 8 मीटर्स फ्रॉम द लोअर एंड, यहाँ से 8 मीटर्स, तो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर्स होगा, उसके आगे 3 मीटर, तो कुछ यहाँ पे समझ लो वो इलेक्ट्रिशियन होगा। तो वो ऐसे अपना मास या ग्रेविटी फोर्स लग रही होगी उसके तहत। व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लैडर बाय द ग्राउंड। तो सबसे पहले 60 kg उसकी वेट है, तो 60 g मतलब 60 kg मास है, तो 60 g वेट वो लगा रहा होगा इस लैडर पे, बेसिकली अर्थ जो खींच रहा होगा उसको, तो इतनी फोर्स लग रही होगी नीचे के डायरेक्शन में। तो ये हम पूरी लैडर्स पे ही बेसिकली अभी फोर्स दिखा रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखाऊँ, सबसे पहले तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें सबसे पहले नॉर्मल फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लैडर बाय द ग्राउंड फाइंड आउट करना है। ग्राउंड जो नॉर्मल फोर्स देगा और जो फ्रिक्शन फोर्स देगा वो फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू वर्क सेफली। ये दोनों क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे डायरेक्टली जंप करने से पहले मैं कुछ बेसिक बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने बताया कि 16 g और ये 60 g फोर्सेस नीचे लगेंगी, ये आपको पहले से पता है। फोर्सेस दिखा रहा हूँ मैं लैडर पे, यहाँ पे फ्रिक्शन है ग्राउंड में, बट वर्टिकल वॉल जो है वो फ्रिक्शन लेस है, तो μ0 वहाँ पे कोई फोर्स नहीं होगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा।
बट ये जो लैडर है वो वर्टिकल वॉल पे इस तरफ प्रेस कर रहा होगा। जब आप लैडर को ऐसे कॉन्फ़िगरेशन में रखोगे, जब वो वर्टिकल वॉल से टच हो रहा है और कोई इलेक्ट्रिशियन उसके ऊपर है या नहीं भी है, सिर्फ 16G है, मतलब कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं भी है, सिर्फ उसका खुद का वेट है लैडर का, तो भी ये वर्टिकल वॉल को राइट हैंड साइड की तरफ पुश करेगा एंड बदले में जो वॉल है उसको लेफ्ट हैंड साइड एक नॉर्मल रिएक्शन ऑफर करेगा। तो इसको मैं N1 लेता हूँ, जो लेफ्ट हैंड साइड उसने फोर्स लगाया लैडर पे वॉल ने, तो यहाँ पे बस एक N1 ही फोर्स लगेगी, फ्रिक्शन नहीं लगेगी बिकॉज म्यू 0 है। अभी ग्राउंड पे देखें हम, तो ये जो लैडर है वो ग्राउंड को नीचे पुश कर रहा है, तो ऑब्वियसली ग्राउंड उसको एक नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में देगा, उसको मैं N2 लेता हूँ। और दूसरा देखो, एक जो बहुत अच्छी सोचने वाली बात है यहाँ क्वेश्चन में कि फ्रिक्शन का डायरेक्शन किस तरफ होगा। तो जो आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस भी होगी, अगर आपने लैडर पे चढ़ा होगा तो कभी, या किसी को चढ़ता हुआ देखा होगा भी, तो जैसे ही आप लैडर पे चढ़ोगे ना तो पीछे की तरफ ऐसा फिसलने लगता है, इस तरफ जाने की टेंडेंसी रखता है वो, इस तरफ। तो अगर नेसेसरी फ्रिक्शन नहीं होगा ग्राउंड के सरफेस पे तो ये इधर जाएगा ऐसे और ये इधर जाएगा। ये इधर जाने से तो इसको कोई नहीं रोक रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन है नहीं, वर्टिकल वॉल पे फ्रिक्शन नहीं है, तो वो नीचे की डायरेक्शन में इजीली जा सकता है। तो यहाँ पे जो एक चीज़ है जो उसको वर्टिकली नीचे जाने से रोकेगा इस लैडर को, वो बेसिकली ग्राउंड का फ्रिक्शन होगा। अगर ग्राउंड का भी फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये इधर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ और ये डाउनवर्ड जाएगा वर्टिकल वॉल, मतलब वर्टिकली जो लैडर वॉल पे इंक्लाइंड है वो नीचे की तरफ जाएगा और ये लेफ्ट की तरफ जाएगा, और फिर ये लैडर जो है वो गिर जाएगा अपनी फोर्स के कारण भी। और जब कोई इलेक्ट्रिशियन चढ़ेगा तब तो बहुत ही जल्दी गिर जाएगा क्योंकि फोर्स पड़ गई है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए फ्रिक्शन गिवन है यहाँ पे। किसी किसी क्वेश्चन में दोनों ही वॉल पे फ्रिक्शन दी जाएगी, वर्टिकल पे भी और नीचे ग्राउंड पे भी, बट यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड पे दी गई है। तो क्या वो नेसेसरी फ्रिक्शन है कि नहीं ग्राउंड पे, तो वहाँ से कुछ ना कुछ रिलेशन है। दैट्स व्हाई एचसी वर्मा सर ने देखो यहाँ पे दिया है व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू वर्क सेफली। तो यहाँ पे उन्होंने भी कुछ उस डायरेक्शन में सोचा है चीज़ों को लेकर। तो आप भी यहाँ से इन सब चीज़ों को सोचो। अभी सिर्फ ग्राउंड पे फ्रिक्शन गिवन है, तो टेंडेंसी है लैडर की लेफ्ट की तरफ जाने की, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली लेफ्ट की तरफ जाने से रोकेगा, तो राइट की तरफ ऐसा फ्रिक्शन लगाएगा जो ग्राउंड है। तो यहाँ से आपको ऐसे डायरेक्शन सोचना है। आप खुद को लैडर पे सोचो और सोचो कि आप लैडर पे चढ़ रहे हो तो कैसे गिरोगे, लैडर कैसे ट्रैवल करेगा। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है लैडर का वो नीचे जाएगा, नीचे वाला पॉइंट है वो लेफ्ट की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन राइट की तरफ लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा बिटवीन द ग्राउंड एंड द लैडर। तो ग्राउंड एंड द लैडर की मोशन देखो ऐसे होगी लेफ्ट की तरफ, तो रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन राइट हैंड साइड लगेगा ग्राउंड पे, और यहाँ पे नहीं लगेगा बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फ्रिक्शन लेस दी गई है वर्टिकल वॉल। तो ऐसे आपको डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन सोचना था गाइस। ये कुछ बेसिक्स थे जो मैंने क्लियर कर दिया। अभी और भी धीरे धीरे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपकी बेसिक्स क्लियर होती जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो फोर्स बैलेंस करनी है। अभी सारे फोर्सेज मैं दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो सबसे पहले आप फोर्स बैलेंस करोगे तो देखो, अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स की बात करूँ तो दो ही फोर्स है, एक फ्रिक्शन है, एक N1 नॉर्मल है। तो F = N1 हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। अभी वर्टिकल डायरेक्शन में बात करूंगा तो एक N2 है जो कि ऊपर के डायरेक्शन में है और बाकी सारे फोर्सेस नीचे के डायरेक्शन में, 16G प्लस ऑफ 60G। ये दो फोर्सेस हैं और ये एक N2 है जो कि अननोन है। और क्वेश्चन में मैं क्या पूछा हुआ, व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल फोर्स भी पूछा हुआ, तो दैट इज 76G। G को अगेन 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेना है गाइस। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 745 न्यूटन आएगी आपके पास N2 की वैल्यू। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली बोल रहा हूँ क्योंकि पॉइंट के बाद भी कुछ टर्म्स आते हैं, तो उसको अप्रॉक्सीमेट करके एचसी वर्मा सर ने इतना आंसर में गिवन किया है, तो आप उसको कैलकुलेट करना। उसके बाद आपको फ्रिक्शन निकालनी है। तो फ्रिक्शन निकालने के लिए आपको एक बात अगेन सोचनी पड़ेगी गाइस कि ये जो पूरा सिस्टम है हमारे पास ये रोटेट नहीं कर रहा है। तो आप किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लोगे तो नेट टॉर्क 0 हो गया हमारे पास। तो अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट लूँ टॉर्क, ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हो, नीचे वाले पॉइंट के अबाउट भी ले सकते हो, कहीं से भी ले सकते हो। मैं ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट लेता हूँ बिकॉज N2 एंड F हमें फाइंड आउट करना है। तो N2 हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वहाँ से F आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। दैट्स वाई मैं ऊपर वाले पॉइंट के अबाउट ले रहा हूँ। तो किस किस फोर्सेस की बेसिकली टॉर्क्स होंगी वो देखते हैं। सबसे पहले मैं N2 लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ 745 न्यूटन। तो अभी अगर मैं टॉर्क बैलेंस की बात करूँ तो इस पॉइंट के अबाउट बात करूँगा तो सबसे पहले N2 की जो टॉर्क होगी, देखो ये N2 है, ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है फोर्स का। तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए, ये वाले डिस्टेंस। तो ये वाले डिस्टेंस हमारे पास 10 मीटर्स है और ये 37 डिग्रीज दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 6 मीटर्स एंड दिस विल कम आउट टू बी 8 मीटर्स। ये आप निकाल सकते हो इजीली बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट sin 37 इज़ हाउ मच, दैट इज़ 3/5 एंड cos 37 इज़ हाउ मच, दैट इज़ 4/5।
तो वहाँ से आप इजीली निकाल सकते हो। तो ये 6 मीटर्स आ जाएगा बिकॉज साइन 37 यहाँ पे लगेगा एंड दिस इज कॉस 37, तो वहाँ से 8 मीटर्स आएगा। तो यहाँ पे n2 की अगर आप देखो लाइन ऑफ एक्शन ही होगी तो n2 मल्टीप्लाइड बाई दिस 6, और इसकी जो टेंडेंसी होगी वो क्लॉकवाइज रोटेट कराने की होगी। ये n2 क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, जो फ्रिक्शन F है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराएगा, और ये जो 16G और 60G है वो भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएगा। तो मैं बाकी को इक्वल टू के उस तरफ लिखता हूँ। तो फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाई 8 प्लस 16G मल्टीप्लाइड बाई 16G का देखो लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो जो इसकी डिस्टेंस है यहाँ से वो हाफ हो जाएगी बिकॉज ये बिल्कुल सेंटर पे है रॉड के, लैडर के। सो दिस विल बी 0.5 ऑफ 6 दैट इज 3 प्लस 60G मल्टीप्लाइड बाई 60G से अभी आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये वाले डिस्टेंस है। तो अगेन आपको मालूम है दिस इज साइन 37, यूज़ करना पड़ेगा हमें 3/5, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिशियन खड़ा है वो 8 मीटर्स खड़ा है फ्रॉम दिस ग्राउंड से लैडर की तरफ आप डिस्टेंस देखोगे तो 8 मीटर्स है, तो बाकी जो बच गया वो 2 मीटर होगा, ये 2 मीटर होगा। तो आपको 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/5 करना पड़ेगा दैट इज 6/5। तो ये आप देख लेना, दिस इज जस्ट जनरल ट्रिगोनोमेट्री। यहाँ से आपको n2 पहले से मालूम है, f एक अननोन है, बाकी सारी चीज़ें नोन है। तो यहाँ से आप n2 अगर लिख दो 745 मल्टीप्लाइड बाई 6 दैट इज इक्वल्स टू 8f प्लस 48G प्लस दिस 5 times 1 दिस इज 12, दिस इज 72G। तो यहाँ से आपको f इजीली कैलकुलेट कर लोगे बिकॉज नाउ यू हैव ऑल दी अदर अननोन्स। एक ही अननोन था n2, तो यहाँ से जब आप f कैलकुलेट करोगे देन इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू हाउ मच, 412 न्यूटन गाइज। ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स आ जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का था व्हाट विल बी द नॉर्मल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द लैडर बाय द ग्राउंड, वो दोनों हमने निकाल लिया, सारे बेसिक्स भी अच्छे से जान लिए। अभी दूसरे पार्ट पे देखते हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द इलेक्ट्रिशियन टू वर्क सेफली, उसको कैसे हिट करना है। तो उससे पहले मैं यहाँ पे फ्रिक्शन लिख देता हूँ, दैट इज 412 न्यूटन। ओके, तो मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले जब भी फ्रिक्शन के बारे में मिनिमम मैक्सिमम या उससे रिलेटेड कोई भी वेरिएबल्स है, वेट वगैरह उसके बारे में, नॉर्मल वगैरह उसके बारे में मिनिमम मैक्सिमम पूछा है, तो हमें फ्रिक्शन चैप्टर से पता है जो फ्रिक्शन फोर्स का नेचर होता है दैट इज लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल। ये एक रिलेशनशिप है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है इस टाइप के क्वेश्चन में, जहाँ पे आपको कुछ मिनिमम मैक्सिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मल वगैरह निकालने को दिया जाता है। तो वहाँ पे आपको ऐसा यूज़ करना है दैट इज फ्रिक्शन इज लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन किया था, बताया था कि जब भी कोई ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है और उसकी एक मैक्सिमम फ्रिक्शन वैल्यू होती है तो उससे कम आप फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन भी उससे कम ही लगेगा। बट जैसे ही हम स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को रीच करेंगे दैट इज नोन टू बी लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो वहाँ से फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। उसके बाद फिर काइनेटिक फ्रिक्शन वाला रूल आएगा, जब एक बार वो मोशन में आ जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन लगेगा हमारे पास। बट उससे पहले अगर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हुई लिमिटिंग फ्रिक्शन से गाइस, तो कम हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो दैट इज बेसिकली द टेंडेंसी ऑफ फ्रिक्शन टू एडजस्ट इटसेल्फ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो उसके तहत हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया था f इज लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू n। तो इसको अगर ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू रखूँ, दिस इज 412, या फिर अभी मैं अगर वैल्यू नहीं रखता हूँ, सपोज करो मैंने वैल्यू नहीं रखा, जस्ट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, म्यू के बारे में पूछा हुआ है, तो f अपॉन n इज लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू, या फिर म्यू इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू f अपॉन n। तो म्यू f अपॉन n की वैल्यू जब म्यू की होगी तो वो सबसे छोटी होगी, बिकॉज म्यू या तो उससे बड़ा है या उसके इक्वल है। तो अगर उसके इक्वल है तो म्यू की वो मिनिमम वैल्यू होगी, बिकॉज बाकी जो म्यू की वैल्यू है वो f अपॉन n से बड़ी है। और यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा हुआ मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, f अपॉन n के इक्वल होगी गाइज, बिकॉज बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो उससे बड़ी हैं। ये रिलेशनशिप से हमें दिख रहा है। तो जो म्यू मिनिमम आपको निकालना है दैट इज इक्वल्स टू नथिंग बट f अपॉन n। तो यहाँ पे f अपने पास है दैट इज़ 412 अपॉन नॉर्मल अपने पास है दैट इज़ 745। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल अप्रॉक्सीमेटली गेट 0.553, दैट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू। दिस इज़ बेसिकली द आंसर गाइज। तो ये ऐसा एक नया टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो स्टार्ट हुआ है, ये एक अच्छा तरीके का प्रॉब्लम है, और आईआईटी जेईई में ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं गाइज। डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल रहा मैं, बट इससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट्स आ सकता है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42,
वो भी इससे ही मिलता जुलता है, बट वहाँ पे थोड़ा एक डिफरेंट चीज़ पूछी गई है, वो अभी हम देखते हैं। बट यहाँ पे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे और एक ये मिनिमम क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन वाला, ये फ्रिक्शन चैप्टर से इसको कंबाइन कर दिया था एचसीओमा सर ने, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा क्वेश्चन था जिसको मैंने इसलिए ज़्यादा टाइम दिया है गाइस। तो अभी चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो पे चलते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द क्वेश्चन नंबर 42 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ये क्वेश्चन भी देखो पिछले से मिलता जुलता और हमें पूछ रहा है दैट सपोज द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड द लैडर ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज 0.54। म्यू जो है यहाँ पे वो 0.54 है, विच इज़ बेसिकली लेसर देन म्यू मिनिमम। जो पिछली केस में म्यू मिनिमम आया था दैट वाज 0.553, उससे कम है इस केस में जो म्यू है, ऐसा गिवन किया है। और इस तहत हमें निकालना है फाइंड द मैक्सिमम वेट ऑफ अ मैकेनिक हु कुड गो अप एंड डू द वर्क फ्रॉम द सेम पोजिशन ऑफ द लैडर। तो ऐसे ही हमारे पास सब कुछ सेम अरेंजमेंट है, सिर्फ एक अननोन है वेट ऑफ द मैकेनिक, और वो हमें मैक्सिमम वेट निकालना है। दिस डब्ल्यू मैक्स वी नीड टू फाइंड। तो सारी चीज़ें सेम होगी। दिस इज़ 16G जो लग रही है यहाँ पे, ये डब्ल्यू वेट होगा, फ्रिक्शन ऐसे पीछे की तरफ लगेगी, एंड दिस इज़ बेसिकली व्हाट N2, और ये हमारे पास N1 है। सो यहाँ से अगर मैं फोर्स बैलेंस लिखूँ सबसे पहले, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास F इज़ इक्वल टू N1 आएगा, एंड वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास N2 इज़ इक्वल टू 16G प्लस ऑफ W आएगा। दिस इज़ अकॉर्डिंग टू दी फोर्स बैलेंस। इसकी हमें कुछ काम नहीं है बिकॉज N1 से हम डील नहीं करेंगे। दूसरा, अगर मैं टॉर्क बैलेंस लिखूँ फ्रॉम द सेम पॉइंट यहाँ से, तो हमारे पास N2 मल्टीप्लाइड बाय 6 दैट इज इक्वल्स टू 8F प्लस ऑफ 16G मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड प्लस ऑफ W मल्टीप्लाइड बाय 6/5, ये होगी हमारे पास। तो यहाँ से मैं 6N2 इज इक्वल टू 8F प्लस ऑफ 48G प्लस ऑफ 6W/5 लिख सकता हूँ। एक दूसरी चीज़ जिसको हम यूज़ करेंगे, अगेन F इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू इनटू N2, ये यहाँ पे N2 को यूज़ करेंगे। बिकॉज देखो अभी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम वेट ऑफ अ मैकेनिक है, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाला फंडा जब भी होगा, मैंने आपको बताया फ्रिक्शन की ये वाला रिलेशन यूज़ करना है एग्जाम में, ये आपको डायरेक्टली हिट करनी चाहिए गाइस। अगर ये हिट नहीं किया तो आप वहाँ सोचने लगोगे कि मैक्सिमम मिनिमम के बारे में कैसे सोचें हम, तो वहाँ से आपको ऐसे सोचना है दैट इज फ्रिक्शन इज लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू N2, तो वहाँ से आप मैक्सिमम मिनिमम वेट के बारे में सोच सकते हो। तो अभी अपने पास N2 और F के बीच का रिलेशनशिप है एंड म्यू की वैल्यू है, उसके अलावा हमारे पास N2 भी है। तो अगर इसको मैं डायरेक्टली सबसे पहले इसमें पुट करूँ, सो F इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू N2। N2 कितना है, दैट इज 16G प्लस ऑफ W है हमारे पास। अभी F और W के बीच में रिलेशनशिप आप यहाँ से निकाल सकते हो, बिकॉज आपको N2 भी मालूम है इन टर्म्स ऑफ W और F यहाँ पे है। तो यहाँ से आप N2 को क्या लिख सकते हो, दैट इज 16G प्लस ऑफ W इज इक्वल टू 8F प्लस ऑफ 48G प्लस ऑफ 6W/5, ये हुआ। दिस इज वॉट 96G प्लस ऑफ 6W दैट इज इक्वल्स टू 8F प्लस ऑफ 48G प्लस ऑफ 6W/5। यहाँ से 48G को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो ये 96 माइनस ऑफ 48 दैट इज 48G हो जाएगा हमारे पास, प्लस 6W/5 को लेफ्ट में लाओगे, सो दिस विल बी 24W/5 हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 8F। तो यहाँ से दिस विल बी 6 एंड दिस विल बी 3, सो F कितना आ जाएगा हमारे पास 6G प्लस ऑफ 3W/5, ये हमारे पास F की वैल्यू आ गई। इसको आप पुट कर दो 6G प्लस ऑफ 3W/5 दैट इज लेस देन इज इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू 0.54, दिस इज 16G प्लस ऑफ W। तो यहाँ से इसको आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी अगेन दिस मच दैट इज लेस देन इज इक्वल्स टू 0.54 मल्टीप्लाइड बाई 16 इज 8.64G प्लस ऑफ 0.54W। यहाँ से आप W को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाओ एंड G को राइट हैंड साइड में लेकर आओ। So 3W/5, 3/5 is what, 0.6, 0.6 minus of 0.4 that is 0.06W is less than is equal to 8.64 minus of 6G that is 2.64G। तो यहाँ से जो W है that is less than is equals to 2.64G upon 0.06 आएगा हमारे पास। तो ये रिलेशनशिप निकल कर आ गया हमारे पास। अभी देखो यहाँ से ये क्या हमें पता चल रहा है कि W या तो छोटा है या 2.64G अपॉन 0.06 के इक्वल है। तो जब इसके इक्वल होगा W तो दैट विल बी द मैक्सिमम W, क्योंकि उसके अलावा जो उसके पास ऑप्शन है वो उससे छोटे होने का है। क्वेश्चन में पूछा है W मैक्स, तो ऑब्वियसली W मैक्स इज इक्वल टू वॉट 2.64G अपॉन 0.06।
तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू मैक्स एज 431.64 न्यूटन। ये डब्ल्यू मैक्स की वैल्यू आएगी बेसिकली। तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, बिकॉज क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि मैक्सिमम वेट कितना है, बट एचसी वर्मा सर ने अभी इसको केजी में दिया है। तो केजी के लिए आपको अगेन इसको अपॉन 9.81 करना पड़ेगा, 9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। जब करोगे तो दैट विल बी इक्वल टू 44 kg। मतलब जो मैक्सिमम वेट अलाउड है, जो मैक्सिमम मास अलाउड है उस इलेक्ट्रिशियन की, वो 44 kg अलाउड है गाइज। तो ये 3 बेहतरीन क्वेश्चन थे गाइज इस वीडियो के। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 एक नए कॉन्सेप्ट पे था, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया एंड दैट्स वाई दिस वीडियो भी थोड़ी लंबी हो गई ये वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही ईजी था गाइज। तो अभी आगे के 2-3 क्वेश्चन सिमिलर कॉन्सेप्ट्स पे होंगे, अलग अलग थोड़ा उसको कॉम्प्लेक्सिटी लेवल बढ़ाई गई होगी या घटाई गई होगी, वो हम देख लेंगे क्वेश्चन में गाइज। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।